Saida Zareen Fatima. I'm lecturer Computer Science. This is lecture number 29, chapter number 1, first year Computer Science by IT series. आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट चैप्टर का बिल्कुल लास्ट वाला लेक्चर है. आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. और इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये चंद एक सवाल होते हैं जिनकी बोर्ड के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. इनमें जैसे हमने डिस्कस किया था पहले ही प्रिंटर्स वाला, जब हम आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ रहे थे उनमें इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हमने डिस्कस किया था. प्रिंटर्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन तो आना ही आना है. बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट में 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे. आपने 3 को अटैम्प्ट करना है. उनमें एक तो प्रिंटर्स वाला लाजमी होता है. आपने उसको अगर अच्छे से कर लिया तो 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा. दूसरी चीज़, अब दूसरे जो सवाल होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, उनमें ये जो पहला चैप्टर है, दूसरा, तीसरा और पांचवा, इनमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि या तो SDLC मॉडल आएगा आपको या फिर OSI मॉडल. SDLC को तो आज पढ़ने वाले हैं हम. ये बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है. उसमें जो भी स्टेप्स, जो भी फेजेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है वो होता है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल. वो हम आगे जाके चैप्टर नंबर 2, 3, 5 जब पढ़ेंगे तो उनमें वो पढ़ेंगे. सो SDLC के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है. दूसरा ये है क्या, बेसिकली SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. SDLC का मतलब ही क्या है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी आपने अगर कोई सिस्टम बनाना है, अब चाहे वो सिस्टम कोई ऐप हो, चाहे वो कोई वेबसाइट है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो किसी कंपनी का, किसी जनरल स्टोर का, किसी यूटिलिटी स्टोर का, व्हाटएवर, वो जो सिस्टम आपने बनाना है उसको बनाने का एक पूरा साइकिल होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है. और ये नहीं कि सिर्फ बनाने के बाद में भी कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं. और ये सारा, जब भी एक सिस्टम आपने बनाना है, उस सिस्टम के बनाने के लिए और बनाने के बाद भी उसको लेके चलने के लिए जो पूरा एक लाइफ साइकिल होता है उसको हम SDLC कहते हैं, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. It is a set of different steps that are performed to develop a system. ये क्या होता है जी, एक सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स होता है. जब भी हमने कोई सिस्टम डेवलप करना है तो हमने ये पूरे जितने भी स्टेप्स होंगे SDLC के, बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं, तो इन 7 फेजेस से हमने गुजरना ही गुजरना है. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल सिस्टम. किसी भी सक्सेसफुल सिस्टम को अगर आपने डेवलप करना है तो लाजमी है कि आप SDLC के तहत ही उसको बनाएं. अदरवाइज़ फिर मसले मसाइल बड़े होते हैं. क्या मसले होते हैं ये भी हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस. इसमें मुख्तलिफ फेजेस होते हैं और 7 फेजेस होते हैं. सबसे पहला फेज़ है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्राइमरी, बिल्कुल जो बेसिक स्टेप होता है. यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले जो बेस होती है उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी. इन्वेस्टिगेशन मतलब जाहिर सी बात है पूछताछ, जिसको हम कहते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि एक बंदा मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आया है कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर बना दो. तो वहाँ पे जो मेन कोर स्टेप है, सबसे पहले मैं उससे पूछूंगी कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको पूछना और देखना, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगी कि उससे मैं इन्फॉर्मेशन ले लूँ ताकि मुझे सिस्टम बनाने में आगे फिर आसानी रहे. तो ये पहला स्टेप जो होता है ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है. दूसरी चीज़ होती है जी सिस्टम एनालिसिस. सिस्टम एनालिसिस क्या कहता है कि पहले मैंने इस चीज़ का एनालिसिस भी करना है कि एक बंदा अगर मेरे पास कोई ऐप बनाने के लिए आया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया है, तो वो इससे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, ताकि मुझे पता हो कि क्या चीज़ उसके पास नहीं थी जिसकी वजह से वो मेरे पास आया है, या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो उसको पिछले सॉफ्टवेयर में फेस करनी पड़ रही थी जिसकी वजह से वो अब मेरे पास आया है कि भाई मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो जिसमें अब ये वाले ड्रॉबैक्स ना हो. ठीक है, तो वो चीज़ कहलाती है सिस्टम एनालिसिस. और फिर मैं देखूंगी कि अच्छा पिछले सिस्टम में ये ख़राबियाँ थी तो मैंने अब अपने सिस्टम को इस तरह से लेके चलना है. तीसरा जो स्टेप है या तीसरा फेज़ आप कह सकते हैं, दैट इज़ सिस्टम डिज़ाइन. अब यहाँ पे क्या होगा, मैं डिज़ाइन करूँगी अपने नए सिस्टम को. यानी मैंने उससे पूछ लिया कि उसको चाहिए क्या. दूसरी चीज़ मैंने ये भी देख ली कि मसले क्या है, किस वजह से उसको ये चीज़ चाहिए.
और तीसरे स्टेप में जब मैं डिज़ाइन करूँगी तो डिज़ाइन दो तरह का होता है, एक होता है लॉजिकल डिज़ाइन, एक होता है फिजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है? लॉजिकल हम उस चीज़ को कहते हैं जो इमेजिनेशन हो, यानी वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। यानी ज़ुबानी कलामी में अगर आपसे बात करूँ कि अच्छा ये मसला आ रहा है तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, अभी हम कर नहीं रहे, अभी मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि ऐसे कर लो। जो एक चीज़ इमेजिनेशन है, फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती, जो हम बात कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे कि लॉजिकल डिज़ाइन है। या मैं सिंपली मैं कहूँ मैंने कहीं जाना है तो मैं अगर रास्ता पूछूँ किसी से, कोई मुझे रास्ता बताए, तो यानी उसने मुझे लॉजिकली चीज़ सारी समझा दिया। अब फिज़िकली तब होगा जब मैं खुद जाऊँगी उस जगह। तो सिस्टम डिज़ाइन में हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे दो तरह से, एक तो लॉजिकली डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि थोड़ा बहुत इंसान को एस्टिमेट लगे कि ठीक है मैंने अपने सिस्टम में ये चीज़ें लेके आनी है, ये वाली डेवलपमेंट्स करनी है, मुझे टीम कितनी चाहिए, मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, और उस पे जो भी मेरे लगेगा, मतलब बजट क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो है हम सिस्टम डिज़ाइन में ही देखेंगे। चौथी चीज़, जो चौथा फेज़ है, दैट इज़ सिस्टम कोडिंग। ये वो चीज़ होती है जहाँ पे हर चीज़ मैंने तय कर ली, यानी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में मैंने पूछ लिया कि क्या चाहिए आपको, सिस्टम एनालिसिस में मैंने मुकम्मल तज्ज़िया एनालिसिस कर लिया कि क्यों उसको ये चीज़ चाहिए, और ठीक है मैंने उसको किस तरह से ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। सिस्टम डिज़ाइन में मैंने अब ये भी सोच लिया कि हाँ भाई ये चीज़ें मुझे करनी है, लॉजिकली सोच लिया। और फिर फिज़िकली यानी मैंने देख लिया कि उस पर मेरी कॉस्ट क्या आएगी, मेरी लेबर क्या होगी, टीम मैनेजमेंट किस तरह से होगी, हर चीज़ मैंने सिस्टम डिज़ाइन में देख लिया। अब जब सारा कुछ तय हो गया तो अब होगी सिस्टम कोडिंग, यानी जो भी प्रोग्राम मैंने सोचा हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर मैंने सोचा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे कोड करूँगी, बनाऊँगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली यहाँ पे हो रही है। अब जब मैंने सिस्टम कोडिंग कर ली, सिस्टम को बना लिया, उसके बाद लाजमी है कि मैं सिस्टम को टेस्ट करके भी देखूँ। यानी मैंने एक चीज़ बनाई है किसी कस्टमर के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, और मैं उसको कहूँ ठीक है चीज़ बन गई है तुम ले जाओ। अब वो बंदा चीज़ ले के जाए और वो चीज़ आगे से प्रॉपर वर्किंग ही ना कर रही हो, तो उससे क्या होगा कि ट्रस्ट लेवल बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा। मेरा अगला बंदा जो है कभी भी दोबारा मुझसे काम नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो चीज़ बनाने के लिए कहा था वो तो प्रॉपरली काम कर ही नहीं रही। ठीक है, तो सिस्टम कोडिंग के बाद लाजमी है कि मैंने खुद से सिस्टम टेस्टिंग करनी है। अब सिस्टम टेस्टिंग भी मुख्तलिफ तरह से होती है, मॉड्यूल्स की होती है, इंटीग्रेट करके आप कर सकते हैं, कंप्लीट सिस्टम की कर सकते हैं, ये भी डिटेल से हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद जब सिस्टम टेस्टिंग कर ली कि अच्छा ठीक है, फिर हम सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन यानी चीज़ों को अप्लाई कर करके वो सारी चीज़ें देखेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम सैम्पल डाटा देंगे। फ़र्ज़ किया कि हमने एक कैलकुलेटर बनाया है, सो कैलकुलेटर की कोडिंग की सारी हमने उसको टेस्ट कर लिया खुद से कि अच्छा ठीक चल रहा है। अब सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि हम अपने क्लाइंट को कैलकुलेटर देंगे, उसको कहेंगे तुम अब इसको टेस्ट करके देखो, तुम इस पर कोई डाटा जो है अप्लाई करके देखो, सैम्पल डाटा दे के देखो। यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है जो 6 फेज़ है। एंड द लास्ट 1 फेज़ इज सिस्टम मेंटेनेंस, यानी हमने देख लिया क्या बनाना है, क्यों बनाना है, किस तरह से बनाना है, बना लिया, उसको टेस्ट कर लिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देख ली। अब पॉइंट क्या है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, सो हमने क्या करना है, अपने सिस्टम को मेनटेन भी रखना है। वक्त के साथ साथ हमने देखना है कि अच्छा न्यू कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई हार्डवेयर चेंजेस करने पड़ रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें सिस्टम मेंटेनेंस में आती हैं। ओके, सो अब हम एक एक करके इन सारे स्टेप्स को जो है डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले भी बताया, प्रिलिमिनरी का मतलब है बिल्कुल प्राइमरी, जो बिल्कुल बेसिक स्टेप होता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब आपने जो भी पूछताछ करनी होती है। सो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ द फर्स्ट फेज़, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट फेज़ ऑफ SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इन दिस फेज़ द सिस्टम इज़ इन्वेस्टिगेटेड, यानी सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज़, ऑब्जेक्टिव का मतलब है मकसद, इस फेज़ का मकसद क्या होता है, इज़ टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स ऑफ सिस्टम, कि हमें इनिशियल उसका सारा एनालिसिस हो जाए कि अगला बंदा चाह क्या रहा है, और फाइंडिंग ऑफ सिस्टम जो भी हमने फिर आगे करना है वो सारी चीज़ें ये मेंशन की हुई हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने के लिए, कोई भी ऐप डेवलप करवाने के लिए या वेबसाइट बनवाने के लिए, तो मैं
प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पूछूंगी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, के सिस्टम को आइडेंटिफाई करूंगी सिस्टम है किस चीज़ का। भाई तुमने कोई जनरल स्टोर बनवाना है, तुम्हारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तुम्हारा कोई यूटिलिटी स्टोर है, या जो भी चीज़ है वो चीज़ सिस्टम को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम है। उसके बाद सिस्टम स्कोप, स्कोप क्या होता है कि एक चीज़ किस तरह से चलेगी और कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकेगी और कितनी देर तक ये चीज़ टिक सकेगी। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, यानी कि अगर ये चीज़ ना हो तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, ठीक है, हमेशा बैकअप प्लान रखना लाजमी होता है। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स कि ये चीज़ करना फिजिबल है भी या नहीं। फिजिबल का मतलब यही होता है कि हमारे बस की बात है या नहीं है। जब भी फिजिबिलिटी स्टडी की बात आएगी, अच्छा अब मैं यहाँ पे बता दूँ, फिजिबिलिटी स्टडी पे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या है। ये क्या होता है बेसिकली, जब हम अपनी कॉस्ट, अपना बजट, अपना टाइम जो है, अपनी टीम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें देख रही होती है। बेसिकली ये जो है इसका कंसर्न सीधा सीधा होता है आपके बजट के साथ, कि क्या आपके लिए ये फिजिबल है भी ये सिस्टम बनाना कि नहीं। ये ना हो आपको अपने क्लाइंट जो है वो आपको कह गया है कि ठीक है मेरा सिस्टम बना दो, आपने 5 लाख का सिस्टम बना दिया, वो आके कल को कह रहा है मेरा तो बजट ही 50,000 था। तो फिजिबिलिटी स्टडी जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने वेरी फर्स्ट फेज़ में प्रॉपरली देखना होता है कि हाँ ये चीज़ हम दोनों के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए भी और मेरे लिए भी फिजिबल है या नहीं है। एंड द लास्ट वन थिंग जो कि हमने इस फर्स्ट फेज़ में देखनी होती है, दैट इज़ प्रिलिमिनरी प्लान। जो बिल्कुल बेसिक प्लान होता है वो क्या होगा हमारा, उसको लेके चलेंगे। ओके, दूसरी चीज़ है जी सिस्टम एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया, डीप स्टडी हम कहते हैं सिस्टम एनालिसिस को। इन दिस फेज द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। यही बात मैंने पहले कही, सिस्टम एनालिसिस में क्या होता है कि हम देखते हैं कि अच्छा ये बंदा मेरे पास आया है कोई चीज़ बनवाने के लिए, तो इससे पहले ये क्या चीज़ यूज़ कर रहा था, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, या फिर अगर ये मेरे पास आया है तो क्या चीज़ थी जो इसको पिछले सॉफ्टवेयर में नहीं मिली, या क्या प्रॉब्लम्स ये पिछले सॉफ्टवेयर में फेस कर रहा था जिसकी वजह से ये मेरे पास आया कि भाई इसको इम्प्रूव कर दो। द एनालिस्ट कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो एनालिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले नीड एनालिसिस, के एनालिसिस की जो नीड है उसको देखा जाता है कि क्यों हम कर रहे हैं, क्या वजह है कि हमें ये करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, डाटा गैदरिंग, जितना भी हो सके डाटा हम ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द सिस्टम एनालिसिस फेज़। यहाँ पे डीप स्टडी होनी है सिस्टम की कि हमने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। आगे तो फिर चीज़ें फ़्लो में चलती जाएंगी। जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कोर फेजेज़ हैं, जो बुनियाद हैं इस पूरे सिस्टम की, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने की, वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सिस्टम एनालिसिस ही है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मेरे से प्रॉब्लम हो जाती है तो आगे जाके किसी भी स्टेप पे मुझे दोबारा से चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा और वापस से फिर ज़ाहिर है टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी और सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तीसरी चीज़ डाटा एनालिसिस, डाटा इकट्ठा कर लिया तो उस डाटे का एनालिसिस भी करना है कि क्या मसला था पिछले सॉफ्टवेयर में या पिछली चीज़ में जिसको ये बंदा इम्प्रूव करवाने के लिए मेरे पास आया। और लास्ट वन थिंग हम बनाएंगे एनालिसिस रिपोर्ट, उस बंदे को भी दिखाएंगे ना कि ठीक है तुम्हारा पिछला सिस्टम जो है वो इस तरह से काम कर रहा है और ये नया सिस्टम जो हम बनाएंगे वो इस तरह से काम करेगा। ये यहाँ पे उसकी फिगर जो है दिखाई गई है, इसको हमने अच्छे से देख लेना है। अब मैंने पहले भी बताया जस्ट 1 सेकेंड, ओके मैंने जैसे कहा कि पहले भी बताया कि आपको SDLC मॉडल जो है ये पेपर में आ सकता है। बहुत हद तक चांस हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब भी SDLC पे कोई सवाल आए तो आपने उसकी ये जो फिगर है इसको बनाना नहीं भूलना, इसको आपने लाजमी बनाना है। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनको आपने अच्छे से गो थ्रू करना है और इस डायग्राम को एज इट इज़ ड्रा करना है। इसमें क्या है बेसिकली ये सारे स्टेप्स हैं, इसके 7 स्टेप्स हैं और सातों लगे हुए हैं। ये है जी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद ये एरो हमें बता रहा है कि हमने सिस्टम एनालिसिस करना है। उसके बाद अगले स्टेप पे आएंगे दैट इज़ सिस्टम डिज़ाइन। देन हमारे पास जो अगला फेज़ है सिस्टम कोडिंग, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग और फिर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होती है। और जब सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होगी यानी सारी चीज़ें हो गई हैं तो फिर सिस्टम मेंटेनेंस की जाएगी। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास कोडिंग में
कोई मसला आ गया है जिसकी वजह से सिस्टम सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, मेरे से कहीं कोडिंग में गलती हुई है जिसकी वजह से सिस्टम टेस्टिंग में कोई मसला आ रहा है, चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर रही हैं जिस तरह से काम करनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा था, हमने कैलकुलेटर बनाया है तो सिस्टम की कोडिंग में कहीं प्रॉब्लम हुई, मैं 2 + 2 कर रही हूँ तो 4 की बजाय 3 जवाब आ रहा है, यानी कहीं प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे हमेशा रिवर्स का ऑप्शन होता है, मैं यहीं से वापस आऊँगी पिछले स्टेप पे और अपनी कोडिंग को करेक्ट करूँगी और दोबारा से यहाँ पे आऊँगी, यानी हर एक फ़ेज़ में वापसी का रास्ता मौजूद है। इस फेज़ को आपने डायग्राम को आपने इस तरह से बनाना है कि सातों स्टेप्स जो हैं इनके ये डायग्राम बनाने हैं, आपने इनके बॉक्सेस बनाने हैं। उसके बाद एक यहाँ पे फॉरवर्ड एरो आता जा रहा है और यहाँ पे नीचे वाली साइड से एक बैकवर्ड एरो हर एक स्टेप से पिछले स्टेप की तरफ जा रहा है। एंड द लास्ट वन स्टेप इज सिस्टम मेंटेनेंस, सिस्टम को मेंटेन आपने रखना है। ओके, इस फिगर को आपने बेटर ये है कि आप SDLC की डेफिनेशन के बाद, यानी इन सारे फेजेस को डिस्क्राइब करने से पहले ही आप इस डायग्राम को बनाएं और फिर एक एक करके इसको जो है सारे स्टेप्स को क्लियर करते जाएं डिटेल में। ओके, थर्ड वन फेज इज सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन का मतलब क्या है, यहीं पे चीज़ें डिज़ाइन होंगी, यहीं पे डिसाइड होगा किस तरह से चीज़ें हमने बनानी है आगे। अब ये मैंने पहले भी बताया कि इसमें 2 तरह की डिज़ाइनिंग होती है, एक होती है लॉजिकल डिज़ाइन और एक होती है फिजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन मतलब एक इमेजिनेशन, मैं सोच रही हूँ अच्छा मैं इस तरह से सिस्टम बना देती हूँ, इतनी रैम लगाऊंगी, इस तरह से रोम होगी, इतनी इसकी हार्ड डिस्क होगी चीज़ों की, अगर मैं कोई इस तरह का कोई सिस्टम बना रही हूँ तो जब मैं वैसे प्लान कर रही हूँ दैट इज़ लॉजिकल डिज़ाइन, और जब मैं चीज़ें ख़रीद के ले आऊँगी और सिस्टम में लगा दूँगी दैट विल बी द फिजिकल डिज़ाइन। Okay, so system design phase is used to design logical and physical model of new system। अब जो हम न्यू सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसका लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन यहाँ पे ही डिज़ाइन होगा। द सिस्टम डिज़ाइन स्टेट्स हाउ न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड इन एनालिसिस फेज। अब सिस्टम डिज़ाइन इस चीज़ को देखेगा कि हमने किस तरह से उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है जो अभी हम एनालिसिस फेज़ में देख के आए हैं। एनालिसिस फेज़ में हम क्या देख के आए हैं कि पिछले सिस्टम में ये वाली प्रॉब्लम्स थी जो कि अगले सिस्टम में नहीं होनी चाहिए, सो अगले सिस्टम में ये वाली चीज़ें होंगी, ठीक है, हमने जो भी आइडेंटिफाई की हैं अब उनको पूरा कैसे करना है ये चीज़ सिस्टम डिज़ाइन में हम देखेंगे। ओके, तो फोर्थ फेज़ हमारे पास है सिस्टम कोडिंग। सिंपल कोडिंग भी आप कर सकते हैं, सिस्टम कोडिंग भी कर सकते हैं, इसको भी टेस्टिंग भी कह सकते हैं, सिस्टम टेस्टिंग भी कह सकते हैं। हर चीज़ के साथ आप सिस्टम लगाना चाहें लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली भी लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सो कोडिंग क्या होता है, दिस फेज कंसिस्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर द सिस्टम। यहाँ पे कोडिंग होनी है, यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखे जाने हैं, कोड लिखा जाना है। सिंगल प्रोग्रामर और टीम ऑफ प्रोग्रामर्स डेवलप द सिस्टम यूजिंग डिफरेंट टूल्स। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई लंबी चौड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ा सा सिस्टम है, तो यहाँ पे टीम ऑफ प्रोग्रामर्स भी काम कर सकती है, लेकिन अगर छोटा सा कोई सिस्टम डेवलप करना है हो सकता है सिर्फ एक प्रोग्रामर ही उसको डेवलप कर ले। दिस फेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड बजट टू डेवलप द कंप्लीट सिस्टम। अब ये टेक्निकल फेज़ है, इंतहाई टेक्निकल फेज़, यहाँ पे गलती होगी तो आगे सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। सो पहले हमने देख लिया क्या मसले हैं, यूज़र को चाहिए क्या, हमने उसको लेके किस तरह से चलना है, ठीक है, डिज़ाइनिंग भी सोच ली, जहन में भी सोच लिया। अब कोडिंग का जो फेज़ है यहाँ पे आके प्रॉपर प्रैक्टिकल काम यहाँ पे शुरू होता है। सो ये उतना ही टेक्निकल और सेंसिटिव फेज़ होता है जो एक प्रोग्रामर भी कर सकता है। अगर आपका जो सिस्टम आपने बनाना है, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो छोटा सा सिस्टम है बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं एक प्रोग्रामर बना सकता है। अगर ज़्यादा बड़ा सिस्टम है आपका तो टीम ऑफ प्रोग्रामर्स भी बना सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम जो लगना है, आपका पैसा लगना है और बजट वगैरह सारी चीज़ें यहीं पे लगनी हैं। ओके, जब सिस्टम हमारा बन गया तो अब हमने उसकी करनी है टेस्टिंग। टेस्ट भी तो करेंगे, जाहिर सी बात है कि सिस्टम बनाया है, चलता भी है कि नहीं। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पहले ही बताया कि ठीक है सिस्टम बनाया है, अब उसको टेस्ट करना तो लाजमी है। अ सिस्टम मस्ट बी टेस्टेड और टेस्टेड टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स इन इट। अब सिस्टम को टेस्ट करना क्यों लाजमी है, ताकि अगर इसमें कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाए, यानी फाइंड कर लिया जाए, पता चल जाए कि ठीक है एरर है और फिर हम उसको रिमूव कर दें। दिस सिस्टम इज़ टेस्टेड बाय गिविंग सैम्पल डाटा, और डाटा के मुख्तलिफ सैम्पल्स दिए जाते हैं कि देखें ये टेस्ट करके कि हमारा सिस्टम सही से चलता है या नहीं चलता। ओके, द सिक्स्थ वन फेज इज़
सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि हम प्रॉपर अब चीज़ को वर्किंग फेज़ में लेके आ रहे हैं। मैंने टेस्ट करके देख लिया, अब मैं अगले बंदे को कह रही हूँ कि ये लो जी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो चीज़ें, और हार्डवेयर ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं उस सिस्टम की, और आप काम करके देखो। और ये चीज़ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी जहाँ पे चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं प्रैक्टिकली। इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स, यानी यहाँ पे आपका सिस्टम इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आ जाता है। सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन टेस्टेड। सिस्टम इम्प्लीमेंट हम तब ही करेंगे अगर हम उसको टेस्ट कर लेंगे। मैंने एक चीज़ को बनाया, उसको मैंने चेक ही नहीं किया और मैं अगले बंदे को दे सकती हूँ कि ये लो जाके काम करना शुरू कर दो? नहीं दे सकती। इम्प्लीमेंटेशन तभी होगी अगर मैंने टेस्टिंग करके देखी है कि हाँ भाई ये चीज़ काम करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिस्टम कन्वर्जन। इसको सिस्टम कन्वर्जन भी कहा जाता है कि यानी अब वो पूरे सिस्टम में एक में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें आप काम करेंगे। इट कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। और आप यही चीज़ मैंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है, पैरेलल होती है, फेज्ड होती है, पायलट होती है। इसको आप ना भी करें तो इट्स ओके। बेसिक पॉइंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होती क्या है और वहाँ पे सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं। ओके, द लास्ट वन फेज इज़ मेंटेनेंस, सिस्टम मेंटेनेंस। मैंने पहले भी आपको बताया कि सिस्टम मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे पूरे सिस्टम का। सो मेंटेनेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। इसमें हम सिस्टम की वर्किंग को चेक करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज़ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ये मेक श्योर करना बहुत लाजमी है कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो अपने मकासद को पूरा कर भी रहा है कि नहीं। जिस काम के लिए वो सिस्टम बनाया था वो प्रॉपरली उस काम को कर रहा है। सम मेजर्स मे बी टेकन टू इम्प्रूव द सिस्टम। और हम साथ साथ इकदाम भी कर सकते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। यानी कोई सॉफ्टवेयर की अपडेट आ गई, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोई हमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए थी तो हमने मेमोरी को अपडेट कर लिया। सो मेंटेनेंस बेसिकली किन चीज़ों को इंक्लूड करती है कि करेक्टिंग द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम। अगर कोई एरर आ जाता है या चलते हुए कोई सॉफ्टवेयर मसला कर देता है तो हमने उस चीज़ को करेक्ट करना है। अपडेटिंग द सिस्टम टू फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम को अपडेट करते रहेंगे वक्त के साथ साथ, जो भी लेटेस्ट वर्जन आता रहेगा सॉफ्टवेयर्स का, हार्डवेयर्स का, उस तरह से इम्प्रूव करते रहेंगे। एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। और अपने सिस्टम की स्पीड वगैरह और उसकी वर्किंग जो है, उसकी प्रोसेसिंग है, उसको हम बेटर बनाते रहेंगे। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है एंड। अब आप कहेंगे यहाँ पे आगे क्या है, एक एक करके फेज़, हर एक फेज़ पे अब देखें ज़रा। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे एक लंबा चौड़ा सवाल लिखा हुआ है। इसी तरह आगे उसके बाद एनालिसिस पे लिखा हुआ। वो चीज़ें आपने नहीं करनी। करना क्या है, सिर्फ ये वाला सवाल जो है जी SDLC क्या है, इसी में सातों फेजेस आ जाएंगे। आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी बोर्ड के पेपर में आएगा कि SDLC क्या है, आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी, उसके स्टेप्स के नाम लिखने, और इस पॉइंट के बाद सातों फेजेस के नाम लिखने के बाद आपने डायग्राम ड्रा करनी है इसकी, जो हमने नेक्स्ट पेज पे देखी। उसके बाद आपने एक एक करके सारे स्टेप्स को डिटेल में बताना है। ठीक है, तो ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में अक्सर आता है। 85% चांसेस होते हैं इसके बोर्ड के पेपर में आने के, क्योंकि यही मेन कुछ सवाल हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रिंटर्स वाला तो मस्ट है, उसके बाद SDLC है, फिर OSI मॉडल है, इसी तरह CPU वाले, कंप्यूटर की वर्किंग वाले कुछ आगे सवाल होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होंगे, तो वो आ सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के लाजमी जवाब दूंगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।